हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। जिला एक नज़र प्रोग्राम के तहत हमने बिहार के प्रमुख जिलों को कवर करते हुए तय किया है कि सभी जिलों को तय करेंगे और सभी जिलों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की थी बिहार की राजधानी यानी कि पटना से, और अब आगे बढ़ते हुए हम अब जिस जिले में पहुंचे हैं उसका नाम है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उससे संबंधित सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो मुजफ्फरपुर की स्थिति बिहार के मैप में यहां पर है, देख सकते हैं। इसको और पास से देखना चाहें तो यह देखिए, यह मुजफ्फरपुर है और इसके आसपास जो है सीतामढ़ी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, उसके बाद गोपालगंज है, सिवान नहीं है, गोपालगंज है और ईस्ट चंपारण है, शिवहर है। और यह हमारा मुजफ्फरपुर का नक्शा यानी कि उसका मैप है। आप इस मैप में देखिए तो आपको ब्लू लाइन दिख रही होंगी तीन, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये तीन नदियों की ओर इशारा कर रही है। यह जो नदी है यहां पे, यह गंडक नदी है। इसके बाद दूसरी नदी यहां पर है, बूढ़ी गंडक नदी है। और उसके बाद एक और नदी है, ये यहां पर बागमती नदी, बागमती नदी। अब खास बात यह है कि तीनों ही नदियां जो इस जिले से होकर गुजरती हैं, ये तीनों की तीनों नदियां नेपाल से आती हैं, यानी कि इनका उद्गम होता है नेपाल से, और नेपाल से आगे बढ़ते हुए ये बिहार में जब प्रवेश करती हैं तो मुजफ्फरपुर में भी यह बहती हैं। आगे इसमें महत्वपूर्ण बात एक यह भी है कि जो अगर आप बिहार का यह मैप देखें, और यानी कि यह जो है बिहार का अपवाह तंत्र है, जो आप ये लाइनें देख रहे हैं, तो मुख्य नदी जो है ये गंगा नदी यहां पर है। उसके अलावा आप देखिए कि गंगा नदी किस तरह से बिहार को दो हिस्सों में बांट रही है। तो एक तो गंडक नदी ये है जो ये यहां से आई और ये आके गंगा में मिल गई। उसके बाद यह बूढ़ी गंडक है, यह भी यहां आके गंगा में मिल गई। उसके बाद यह बागमती नदी है और देखिए अंतिम में यह आके बूढ़ी गंडक के साथ में गंगा में आके मिल जाती है। बूढ़ी गंडक में मिलती है फिर गंगा में पहुंच जाती है। तो इस तरह से आप देखिए ये तीनों ही नदियां अंततः कहां जा रही हैं, गंगा में ही इनका जल जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि यह जो गंगा है, इन तीनों ही नदियों का संबंध इनसे है। यहां की कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि हिमालयी घाटी का प्रभाव इस क्षेत्र में पर्याप्त रहता है। इसी वजह से यहां की जो जलवायु है शुष्क मानसूनी जलवायु होती है, और इसी शुष्क मानसूनी जलवायु के होने की वजह से बागवानी फसल के लिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बागवानी फसल के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही पता चलता है कि यह क्षेत्र शाही लीची, आम, गन्ना, गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसी वजह से, यही उपयुक्त होने की वजह से ही यहां पर आपने सुना भी होगा कि शाही लीची का क्षेत्र कहा जाता है किसे, मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर को सीधे सीधे अगर आपसे कोई कह दे कि मैं उस जिले से आता हूं जहां पर शाही लीची होती है, तो वह जिला कौन सा है, मुजफ्फरपुर है। जितनी भी शाही लीची की किस्म है उसमें से लगभग 80% जो शाही लीची है किस्म की, वह यही मुजफ्फरपुर में होती है। और मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में भी होती है, लेकिन यह कहा जाता है कि जो शाही लीची का एक स्वाद है, सबसे बेहतरीन स्वाद है, वह इसी क्षेत्र में आता है, यानी कि मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आता है। और इसकी डिमांड भी पर्याप्त मात्रा में है। और यह है वो शाही लीची। इस शाही लीची को वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला। अब इस जीआई टैग के बारे में मैं आपको सीधे सीधे एक बात यही बताऊंगा कि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, और अगर आपको वहां पे जानकारी नहीं मिलती है तो मैं बताने के लिए हूं ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन यह जीआई टैग मिला है बिहार में, मुजफ्फरपुर की लीची को मिला है और 2018 मिला है। यह तथ्य आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक पिलर यानी कि यह अशोक स्तंभ भी मुजफ्फरपुर में है, और इस अशोक स्तंभ का अपना एक बहुत ही महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इस जगह का नाम है कोल्हुआ।
नाम याद रखिएगा क्या है, कोल्हुआ। और नाम से आपको पता चल रहा होगा अशोक पिलर, यानी कि इसका निर्माण करता कौन है, अशोक, सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसी के तहत कहा जाता है कि उन्होंने कई हजारों स्तूपों का निर्माण कराया था और स्तंभ का भी निर्माण कराया था। तो उसी में यह जो अशोक पिलर है, अशोक ने अपने शासनकाल में इसका निर्माण कराया। और मुख्य बात यह नहीं कि इसका निर्माण करा दिया और अशोक ने इसको बनवाया था अपने शासनकाल में, यही बात महत्वपूर्ण है। इससे कुछ और भी बातें आपको पता चलेंगी जो कि आपको जानना जरूरी है। कौन सी बात है कि यहां पर आप देखिए इस स्तंभ में एक शेर है, सिर्फ एक जानवर है जो कि एक खास दिशा की ओर देख रहा है। यह जिस दिशा की ओर देख रहा है वह दिशा है उत्तर दिशा। अब आपको यह तो पता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु कहां हुई थी, यानी कि उनका महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, वह हुआ था कुशीनारा में, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने यह स्तंभ इसलिए बनवाया था क्योंकि इसी स्थान पर, यानी कि कोल्हुआ नामक स्थान पर ही बुद्ध अपना अंतिम संदेश, बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश इसी क्षेत्र में दिया। और अंतिम संदेश देने के बाद उन्होंने जिस डायरेक्शन में वो गए महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए, उसी डायरेक्शन की ओर इशारा करता है यह शेर। और वह डायरेक्शन कौन सा है, वह दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। तो आपको दो तीन बातें पता चली, एक तो यह कि अशोक ने बनवाया, दूसरी बात यह पता चली कि यह जगह कौन सी है, कोल्हुआ है, और इसी स्थान पर बुद्ध ने अपना आखिरी संदेश दिया था, आखिरी उपदेश दिया था। और उपदेश देने के बाद उत्तर दिशा की ओर वो बढ़े जिस तरफ इस शेर का मुख है। उसके साथ ही आपको यह बात पता चली कि यह जो पिलर है, यह जो कोल्हुआ नामक स्थान है, वो कहां पर है, मुजफ्फरपुर में है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्मारक है, और स्मारक का नाम क्या है, स्मारक का नाम है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी स्मारक। कुछ लोग इसे कहते हैं खुदीराम स्मारक और कुछ लोग इसे कह देते हैं खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी स्मारक। अब ये स्मारक क्यों बना, इसके पीछे भारत की आजादी का जो अपना एक इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों में इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा दर्ज है। उस किस्से को आपको जानना चाहिए क्योंकि उससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता रहा है आपकी परीक्षा में पहले भी, और पूरी संभावना है कि आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी, इनके बारे में आपको दो तीन बातें पता होना चाहिए। चलिए इससे थोड़ी और पीछे चलते हैं। इनको जानने से पहले हम भारत की वह स्थिति जानते हैं जिस स्थिति में इनका नाम चर्चित हुआ। तो बात आती है 1905 की। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन आ गया, पूरे देश के लोग नाराज थे ब्रिटिश शासन से। अब इस चक्कर में हुआ यह कि जो कांग्रेस का अपना एक तरीका था, एक नरम दल का तरीका था स्वतंत्रता प्राप्त करने का, और एक अपना तरीका दूसरा कौन सा, गरम दल का। कांग्रेस में दो दल थे, नरम दल और गरम दल। उन दोनों के ही तरीकों से आम लोग नाराज थे। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे किसी नए तरीके से आजादी को प्राप्त किया जाए। अब वह तरीका कौन सा था, क्रांतिकारी तरीका। इसी बारे में 1906 में युगांतर नाम की एक पत्रिका है, बंगाल की, बंगाली भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, युगांतर नाम की पत्रिका। 1906 में उसमें एक लेख आता है कि 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ का उपयोग करके क्यों ना आजादी को हासिल कर लें। इसी क्रम में जब यह बात आई और यह विचार आगे बढ़ा तो 1906 के बाद वर्ष आता है 1908। और 1908 को बंगाल के मिदनापुर में जन्म लिए। कहां पे जन्म लिया था, मिदनापुर
बंगाल, मिदनापुर बंगाल के खुदीराम बोस और उसके साथ साथ प्रफुल्ल चाकी ने तय किया कि वह मुजफ्फरपुर के जज की हत्या करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो जज थे, निर्णय थे, उस जज के निर्णय बहुत ही गलत थे। तो इस क्रम में हुआ क्या कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। बग्घी मतलब यह कि घोड़ा जिसे लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें लोग बैठते हैं। तो उस बग्घी पर बम फेंका और यह समझकर कि जज किंग्सफोर्ड उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त हुआ यह कि उसमें वो तो नहीं थे, लेकिन 2 महिलाएं थीं जो कि मर गई। अब वह मर गई तो पुलिस उनके पीछे पड़ी, और पुलिस उनके पीछे पड़ी तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी भी दे दी गई। खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी मात्र 18 वर्ष, और उनके हाथ में क्या थी? गीता। गीता को हाथ में लेकर के उन्होंने फांसी को स्वीकार किया 18 वर्ष की उम्र में। उसके साथ ही एक और व्यक्ति जो प्रफुल्ल चाकी थे, इनका क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी जो थे पुलिस से घिर गए थे, और पुलिस से घिरने की वजह से इन्होंने क्या किया? खुद को गोली मार ली। इस वजह से ही मुजफ्फरपुर में ही यह काम हुआ था, और मुजफ्फरपुर में ही यह पूरा जो कि क्रांतिकारी तरीका था आजमाया गया था, और इस क्रांतिकारी तरीके को आजमाने की वजह से मुजफ्फरपुर में ही यह स्मारक बना है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नाम पर। तो इस बात को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खुदीराम बोस के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी पता होना चाहिए, कहाँ की घटना है, किस जज के बारे में घटना है, प्रफुल्ल चाकी कौन है, साथ में उनके क्या थे, कब की बात है, किस वर्ष हुई, कब फांसी हुई, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब एक और नाम, यह भी स्वतंत्रता संघर्ष में इस व्यक्ति का भी अपना एक विशेष योगदान था, और इसका नाम क्या है? अमर शहीद जुब्बा सहनी पार्क। क्या कहते हैं? जुब्बा सहनी पार्क। इसे आप जुब्बा साहनी पार्क भी कह सकते हैं। कुछ लोग जुब्बा साहनी कहते हैं, कुछ लोग जुब्बा सहनी कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो जुब्बा साहनी है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया। कहां पर? मुजफ्फरपुर में इन्होंने रैली निकाली, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य करने की वजह से इन्हें याद किया जाता है, और इन्हीं की याद में यह अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क भी बनाया गया है। अब यह कौन सी जगह है? रामचंद्र शाही संग्रहालय। रामचंद्र शाही संग्रहालय 300 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी, या कहें तो इससे भी ज्यादा समय तक का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह यहां पर मौजूद है इस संग्रहालय में। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1979 में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि यह कहां पर है? मुजफ्फरपुर में है। अब यह कौन सी जगह है? श्री गरीबनाथ मंदिर। श्री गरीबनाथ मंदिर, यहां पर भी कुछ बातों को आपको याद रखना है। श्री गरीबनाथ मंदिर कहां पर है? मुजफ्फरपुर में है, यह तो पता है। यह क्यों प्रसिद्ध है? आपको इस बात को इसलिए याद नहीं रखना है कि यह परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ बातों को हमें इसलिए भी अपने दिमाग में रखना होता है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो बाकी का तथ्य है वो हमें पता चले। जैसे मैं इसके बारे में आपको कुछ कहानी बता दूं तो आपको पता रहेगा कि हाँ, गरीबनाथ मंदिर है और गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर में है। तो इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहां पर लोग अपनी मांग लेकर आते हैं, यानी कि मन्नत मांगने आते हैं, भगवान से प्रार्थना करने आते हैं। इसके बारे में कहा जाता है एक बेहद गरीब व्यक्ति था, उस गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी नहीं हो रही थी और उसके लिए धन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, और इनके आशीर्वाद से इस मंदिर में जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव का यह मंदिर है, और इस भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी यह प्रार्थना स्वीकार हो गई और इसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। तो इसी वजह से लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नत को लेकर आते हैं। अब साथ में अगली चीज है कुछ और भी मंदिर, जैसे कि चतुर्भुज स्थान मंदिर, यह वह जगह है, यह मुजफ्फरपुर की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसके अलावा
शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर, यानी कि यह एक दुर्गा मंदिर है, यह भी मुजफ्फरपुर में है। उसके अलावा रामन देवी मंदिर, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि यह किस जिले में है। और एक और मंदिर है जिस मंदिर के नाम आपको पता होना चाहिए कि वह भी मुजफ्फरपुर में है, उस मंदिर का नाम है श्री राम मंदिर। और सीधी सी बात है, जहां पे सीता है वहां राम तो होंगे ही। इसके अलावा आगे है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, MIT, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1954 में। 25 सितंबर 1954 में जब इसकी स्थापना हुई तो यह बात तय थी कि इस स्थान पर जो शिक्षा शुरू हुई, शिक्षा देने की परंपरा शुरू हुई, वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए शुरू हुई। अब सिविल इंजीनियरिंग वालों के साथ साथ धीरे धीरे कोर्स बढ़ाए गए, जैसे मैकेनिकल का कोर्स दिया गया, उसके बाद फिर आगे चल के आज तो लगभग सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है, सारे कोर्स हैं। तो यह तो बात की बात है, लेकिन शुरुआत हुई इसकी सिविल इंजीनियरिंग से। कब हुई? 25 सितंबर 1954। लेकिन इसका जो मुख्य बिल्डिंग है, MIT की जो मुख्य बिल्डिंग है, वह 21 अप्रैल 1956 में उसके लिए नींव किसने रखी थी? भारत के प्रधानमंत्री, और या तो सिर्फ ये नहीं कहें प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यह इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो आपको, चूंकि इसका नाम है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हाँ, स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए। एक और संस्थान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस संस्थान का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। यह कहां पर है? मुजफ्फरपुर में है। लेकिन इसका भी अपना एक इतिहास है, सिर्फ ये जान लेने से बात नहीं बन जाएगी कि यह मुजफ्फरपुर में है। वो कौन कौन सी बातें हैं? इसका इतिहास यह है कि 2 जनवरी 1952 को यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार बनी, जो कि किससे अलग होकर बनी थी? पटना यूनिवर्सिटी से अलग होकर बनी थी। और यही वो समय है जिसको कहा जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के नाम से हुई। कब? 2 जनवरी 1952 को। उसके बाद कई बार इसी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से सेपरेशन हुआ और अलग अलग यूनिवर्सिटी बनती रही, और अंत में जाकर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार का नाम बदल दिया गया, और नाम क्या हो गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। यानी कि अब जो नया नाम था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पड़ गया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे यह अभी भी इसका नाम है, नाम परिवर्तन अब नहीं हुआ है, ना तो अब नाम परिवर्तन होने वाला है। तो आपको याद रखना है, स्थापना की शुरुआत 2 जनवरी 1952 से आपको देखने को मिलती है, और इसका जो नाम वर्तमान में है वह 1992 में देखने को मिलता है। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने आज बताई हैं, यह मुजफ्फरपुर से संबंधित वे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगर और भी कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आपको लगता है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताकर उसके बारे में हमसे या बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले जिलों को अगर आपको जानना है, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को आपको जानना है, आपकी परीक्षा के लिए अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इस चैनल में और भी प्रोग्राम्स हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, तो जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। PCS परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कार्यक्रम, साइंस दिस वीक। ये कार्यक्रम हर रविवार दोपहर 12 बजे दृष्टि PCS चैनल पर प्रसारित होता है।